गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम यहाँ पर दृश्य 6, दृश्य 7, दृश्य 8 और दृश्य 9 का अध्ययन करेंगे। जो हम लोगों ने पाठ यहाँ पर शुरू किया है विशेष अध्ययन हेतु नुक्कड़ नाटक, उसके अंतर्गत हम मौसम का नाटक देख रहे थे। तो उसके अंदर 9 दृश्य हैं। उन 9 दृश्यों में से हम लोगों ने 5 दृश्य का अध्ययन किया है। आज हम छठा दृश्य देखेंगे। तो देखिए, हम छठा दृश्य की शुरुआत करते हैं। पहला व्यक्ति कहता है, एक, इतना परेशान क्यों लग रहा है? दूसरा कहते हैं, क्या बताऊँ, खेती करने के लिए मैंने अपना घर बेच दिया। उससे जो पैसे आए उन पैसों को लेकर शहर गया और अच्छी फसल के लिए कीटनाशक दवाई लेकर आया, लेकिन उससे भी कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। बारिश तो समय पर आती नहीं। लगता है कहीं गलत निर्णय तो नहीं ले लिया मैंने। मतलब यहाँ पर किसान अपनी समस्या को बता रहा है। किसान कह रहा है कि खेती करने के लिए मैंने अपना घर बेच दिया और जो घर बेचकर पैसे आए उन पैसों से मैंने शहर जाकर फसल अच्छी होनी चाहिए, उन फसल पर कीट नहीं लगनी चाहिए, फसल दुगनी होनी चाहिए, इसलिए मैं उन फसल के ऊपर छिड़कने के लिए कीटनाशक दवाई लेकर आया, लेकिन फिर भी कुछ भी फ़ायदा नहीं हुआ है मुझे। बारिश तो समय पर आती नहीं है और बारिश समय पर नहीं होती है और इसीलिए मुझे काफ़ी नुकसान हो रहा है। आज का ही आप दिन देख सकते हो कि देखो, बारिश का महीना नहीं है, दिसंबर चल रहा है, फिर भी आज सुबह से कितनी बारिश हो रही है। मतलब बारिश असमय गिरती है। जब बारिश के दिन होते हैं तब बारिश नहीं होती है और इसी वजह से इन किसानों को काफ़ी नुकसान उठाना पड़ता है। उनकी फसल बर्बाद हो जाती है, खेतों में पानी भर जाता है और इसी वजह से ये किसान भी परेशान है और कहता है कि कहीं मैंने गलत निर्णय तो नहीं ले लिया। अपने खेतों में फसल उगाने की वजह से मैंने अपना घर बेच दिया और आज मैं बेघर हो गया हूँ। ऊपर से ये फसल भी ठीक से नहीं हो रही है उत्पन्न, तो कोई मैंने गलत फैसला तो नहीं ले लिया। तीसरा आदमी कहते हैं, सुन, ट्यूबवेल क्यों नहीं लगवा लेता? ट्यूबवेल मतलब बारिश के पानी का इंतज़ार नहीं करना, फिर अपने खेतों में वो पाइपलाइन लगा देनी जिससे पानी आपको नियमित रूप से मिलता रहेगा। इसलिए तीसरा व्यक्ति कहता है कि ट्यूबवेल क्यों नहीं लगवा दिया। मतलब जो अपनी जो बावड़ी होती है उस बावड़ी के अंदर पाइपलाइन से मोटर के ज़रिए पूरे खेतों में पानी फैलाया जाता है, उसको ट्यूबवेल कहते हैं। दूसरा आदमी कहता है, ट्यूबवेल लगवा तो लूँ, लेकिन बिजली आए तब ना, और पानी का स्तर भी तो कितना नीचे चला गया है। अब वो दूसरा व्यक्ति और अपनी समस्या दे रहा है, कह रहा है कि ट्यूबवेल तो लगवा दूँ पर बिजली तो नहीं रहती है ना, बिजली समय असमय नहीं रहती है। जब हमको कोई ज़रूरी काम रहता है तभी बिजली चली जाती है। तो बिजली आए तब मैं ये ट्यूबवेल लगवा सकता हूँ, क्योंकि ट्यूबवेल से पानी खेतों में फैलाने के लिए वहाँ पर बिजली की आवश्यकता है और जहाँ से ये पानी हमें अपने खेतों में फैलाना है ट्यूबवेल के ज़रिए, उसका स्तर भी काफ़ी नीचे चले गया है। एक आदमी कहते, तो क्या करेगा तू अब, और तेरे हाथ में ये छाले कैसे पड़ गए? तो पहला व्यक्ति कहता है कि अब तू क्या करेगा, और देखो तुम्हारे हाथ में तो छाले भी पड़ गए हैं। दूसरा कहता है, मैंने सोच लिया है, मैं भी जल्द फसल उगाने के लिए बाकी किसानों की तरह जल्द से जल्द कीटनाशक डालूंगा अपनी फसल में। प्रयत्न करने में क्या हर्ज है? तो वो कहता है कि मैंने अब सोच लिया है, मैं भी जल्द फसल उगाने के लिए, जो बाकी के किसान जल्द से जल्द फसल उगाने के लिए उसके ऊपर कीटनाशक का फैलाव करते हैं, फिर अन्य तरीके अपनाकर जल्द से जल्द खेतों में फसल उगाते हैं, मैं भी वही करूँगा। प्रयत्न करने में क्या हर्ज है? तीसरा कहता है, पागल मत बन, भूल गया कमलेश को? यही सब इस्तेमाल करने की वजह से उसके हाथ जल गए थे और आर्थिक हालत भी ख़राब हो गई थी। कर्जा लिया, वक्त पर नहीं दे पाया, तो
तंग आकर उसने आत्महत्या कर ली। ज़रा सोच, अगर तुझे कुछ हो गया तो तेरे परिवार का क्या होगा, बच्चों का क्या होगा। मतलब जो हम जल्दबाजी कहते हैं कि जल्द से जल्द सब कुछ हमें, मतलब कहते हैं ना कि कम समय में ज़्यादा आमदनी पाना, तो इसके लिए बहुत रिस्क उठानी पड़ती है, यहाँ तक कि हमें अपने परिवार को भी गंवाना पड़ता है। तो यहाँ पर वो व्यक्ति कहता है कि तूने वो उदाहरण नहीं देखा और तू पागल क्यों बन रहा है। भूल गया क्या अपना मित्र कमलेश, उसने भी इसी तरह की से इस्तेमाल किए थे सभी रासायनिक कीटनाशकों को, और उसकी वजह से उसके हाथ भी जल गए, आर्थिक हालत भी उसकी ख़राब होगी। उसने इन सभी के लिए, क्योंकि ये जो कीटनाशक होते हैं ये महंगे होते हैं, उसको ज़्यादा पैसे लगते, उसके लिए कर्ज लिया था, तो उसने जो कर्ज लिया था वो वक्त पर नहीं चुका पाया और इसलिए वो तंग आकर उसने आत्महत्या कर ली। ज़रा सोच, अगर तुझे कुछ हो गया तो तेरे परिवार का क्या होगा, बच्चों का क्या होगा तेरे। दूसरा कहता है, लेकिन मैं करूँ तो क्या करूँ। कभी बाढ़ आ जाती है, कभी सूखा पड़ जाता है, कभी तूफान आ जाता है। अगर यह बारिश समय पर आए तो हमारी अधिक मुश्किल हल हो सकती है। अब यहाँ पर वो अपनी समस्या रख रहे हैं और वो कहते हैं कि अब मैं करूँ तो क्या करूँ, कोई भी तो पर्याय नहीं है। कभी बाढ़ आ जाती है तो कभी सूखा पड़ जाता है, कभी तूफान आ जाता है। अगर यह बारिश समय पर हो जाए तो हमारी आधी मुश्किलें हल हो सकती हैं, क्योंकि किसानों को अपने खेतों में फसल उगाने के लिए पानी की आवश्यकता होती है। तो ये जो बारिश नियमित रूप से हो जाए तो हमें कोई मुश्किल नहीं आएगी, हमारी आधी मुश्किल तो ऐसे ही टल जाती है। लेकिन जब हम खेतों में फसल उगाते हैं, बीज बोते हैं, तब बाढ़ आ जाती है, तो कभी सूखा पड़ जाता है, तो कभी तूफान आ जाती है। तो इस तरह की सारी समस्या आने की वजह से हम किसानों पर बहुत सारी मुसीबतें आती हैं। आज हम देख रहे हैं कि जिन जिन लोगों ने अपने खेतों में जो कुछ बोया होगा और उस वक्त अभी उनको इस बारिश के पानी की आवश्यकता नहीं होगी, लेकिन अगर बारिश का पानी आज गिर रहा है तो शायद उनको कुछ नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो इस तरह से ये जो प्रकृति का ऋतु चक्र है वो पूरी तरह से डिस्टर्ब हो चुका है, वो पूरी तरह से बिगड़ चुका है। जबकि इस बारिश को जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर महीने में गिरना चाहिए, लेकिन ये आज दिसंबर के महीने में गिर रही। इसका मतलब कि मनुष्य ने इस प्रकृति के साथ बहुत बड़ा छेड़छाड़ किया है और जिसकी वजह से प्रकृति तंग आकर असमय पर बारिश बरसा रही है। ये हमारे लिए बहुत बड़ी सज़ा है कि हम मनुष्य ने प्रकृति के साथ बहुत अत्याचार किया है और इसी वजह से प्रकृति हमसे नाराज़ हो चुकी है और इसका भुगतान ज़्यादा से ज़्यादा किसानों को यहाँ पर भुगतना पड़ रहा है। अब देखो यहाँ पर गीत दिया है, काले मेघा पानी तो बरसाओ, काले मेघा पानी तो बरसाओ। और किसान यहाँ पर विनती कर रहा है मेघराज से, बादलों से कि हे काले मेघ बादल तो बरसाओ, हम किसानों पर तुम दया करो। हमारे खेतों के अंदर जो हमने फसल बोई है, बीज बोए हैं, उनको पानी की आवश्यकता है, इसलिए वो काले मेघा पानी तो बरसाओ, काले मेघा पानी तो बरसाओ। बरसात से विनती कर रहे हैं कि हे बरसात, हे मेघराज, हमारे खेतों में तू पानी बरसा दे ताकि हमारे खेतों के अंदर पानी से हमारी फसल भरपूर उगने लगे। दृश्य 7वां, पति, आज भी एक भी मछली नहीं फंसी। पत्नी, ऐसा कब तक चलेगा, घर में एक पैसा जो नहीं है, आज भी पैसे को सिर्फ पानी, आज भी बच्चों को सिर्फ पानी पिलाकर सुलाना पड़ा है। पति, मैं क्या करूं, जब से नदी के किनारे वह प्लांट लगा है, वह प्लांट सारा जहरीला केमिकल पानी बहा देता है, जिसकी वजह से सारी मछलियां मर गई हैं। अब यहाँ पर देखो 7वें दृश्य में हम देख रहे हैं कि मछुआरा जिनकी जिंदगानी मच्छी पकड़कर अपने परिवार को पालना होता है, आज भी वो कह रहा है कि आज भी एक मच्छी नहीं फंसी। और कब तक ऐसा चलेगा, घर में एक पैसा भी नहीं है, आज
भी बच्चों को सिर्फ मुझे पानी पिलाकर सुलाना पड़ेगा। मतलब देखो कि कितनी विकट समस्या है। जो लोग प्रकृति के ऊपर आधारित अपनी आजीविका चलाते हैं, उन लोगों के लिए बहुत बड़ी समस्या है कि प्रकृति की इस परेशानी की वजह से और प्रकृति के अंदर जो लोग यहाँ पर अपने स्वार्थ के लिए प्रकृति का बिगाड़ कर रहे हैं और उसी प्रकृति पर आधारित लोगों को ये सब भुगतना पड़ रहा है। तो मैं क्या करूँ? पति कहता है कि अब मैं क्या करूँ? जब से नदी के किनारे का यहाँ जो प्लांट लगा है, सारा प्लांट का जहरीला केमिकल पानी वो नदी में बहा देते हैं, जिसकी वजह से सारी मछलियाँ मर जा रही हैं। और देखो कि ये जो बड़े बड़े प्लांट लगाते हैं, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ कंपनियाँ बनाते हैं, वो खुद के प्रॉफिट के लिए करते हैं, लेकिन उनके कंपनी से निकलने वाला जो भी पानी है, जो भी गंदगी है, वो क्या करते हैं, नदी के पानी में छोड़ देते हैं, जिसकी वजह से नदी के अंदर जितने भी मछलियाँ होती है, वो सारी मछलियाँ उस जहरीले पानी की वजह से मर जाती है। पत्नी, तो अब नदी के दूसरे पार क्यों नहीं चले जाते? इस नदी के पार, इस नदी के किनारे अगर ये लोग जहरीला पानी छोड़ते हैं, जहरीला केमिकल छोड़ते हैं, तो एक काम कीजिए ना, आप नदी के दूसरे छोर पर चले जाइएगा। पति, वहाँ भी यही हाल है, वहाँ भी उद्योगों की वजह से मछलियाँ ख़त्म हो गई है, और अगर किसी ने पकड़ लिया तो अलग मुसीबत। अपने भाई से, भाई साहब, हम दोनों आपके साथ आपके गांव चलते हैं, हम जंगल में काम कर लेंगे, कम से कम बच्चों को भूखा तो नहीं सोना पड़ेगा। अब वहाँ अपने भाई से कहता है कि अब हम इस शहर को छोड़कर, इस जगह से छोड़कर हम अपने गांव ही चले जाते हैं। और वे अपने बड़े भाई से कहते हैं कि हम दोनों आपके गांव चलते हैं, वहाँ जंगल में जो कुछ काम मिलेगा वो काम करेंगे, हमारे बच्चों को भूखा तो नहीं सोना पड़ेगा। भाई, कौन से जंगल, कैसे जंगल? हमने विकास के नाम पर सारे जंगल जो काट दिए हैं, अब वहाँ कुछ भी नहीं बचा। मतलब ये बेचारा उम्मीद लगाया है कि चलो नदी का पानी यहाँ पर जहरीला हो गया है, लेकिन गाँव के जंगल तो साबुत है, वहाँ पर जाकर कुछ हम काम करेंगे। तो वो अपना भाई कहता है उसको, आप कौन से जंगल की बात कर रहे, कैसे जंगल? हमने विकास के नाम पर सारे जंगल ही काट दिए हैं, अब वहाँ कुछ भी नहीं बचा। लोगों ने अपने स्वार्थ के लिए, बड़े बड़े बिल्डर्स ने वहाँ पर बिल्डिंग्स बना दी है, मॉल्स बना दिए हैं, कंपनियाँ बना दिए हैं, कारखाने बना दिए हैं, तो अब जंगल नहीं रहा। सारे जंगल के पेड़ पौधे, सारे वृक्ष काट दिए गए हैं। जिन पेड़ों के सहारे हम रहते थे, वे पेड़ अब नहीं रहे। जिन जानवरों पर हम खाने पकाने, कपड़े और दूध के लिए निर्भर थे, वे जानवर भी नहीं रहे। हमारे खेत जला दिए गए, नदियाँ गंदी कर दी गई, अब वहाँ कुछ भी नहीं बचा है छोटे, सिर्फ धुआं है, सिर्फ धुआं। फैक्ट्रियों के कारखानों से निकला हुआ धुआं, जिसने पूरे परिवार को प्रदूषित कर दिया है, जिसने पूरे परिसर को प्रदूषित कर दिया है। मतलब वो अब यहाँ पर कह रहे हैं कि आप किस जंगल की बात कर रहे हैं, कौन से जंगल की बात कर रहे हैं? विकास के नाम पर सारे जंगल काट दिए गए हैं। जिन पेड़ों के सहारे हम रहते थे, वे पेड़ अब वहाँ नहीं हैं। जिन जानवरों पर हम खाने, कपड़े और दूध के लिए निर्भर रहते थे, वो जानवर भी अब वहाँ नहीं रहे, क्योंकि जानवरों का जो घर होता है वे जंगल होता है। जब जंगल ही नहीं रहेंगे तो जानवर कैसे रहेंगे? हमारे खेतों को जला दिया, हमारी नदियों को गंदा कर दिया, अब वहाँ कुछ भी नहीं बचा है। केवल कारखानों के, फैक्ट्रियों के सिर्फ धुआं ही धुआं वहाँ पर है, और फैक्ट्रियों के, कारखानों से निकला हुआ धुआं है, जिसकी वजह से पूरे परिसर को, पूरे वातावरण को प्रदूषित कर दिया है। तो इस तरह से यहाँ पर मनुष्य ने अपने स्वार्थ के लिए जंगल तक नहीं छोड़े, नदियाँ तक नहीं छोड़ी। मतलब प्रकृति की जितनी सारी चीज़ें हैं, उन सभी चीज़ों के अंदर उन्होंने हस्तक्षेप कर लिया है, उनको प्रदूषित कर लिया है, और जिसकी वजह से प्रदूषण दूषित होते जा रहे हैं। अब हम यहाँ पर दृश्य क्रमांक 8वां देखेंगे। मजदूर, डॉक्टर साहब, कल रात से मेरी आँख में जलन हो रही है, हाथ पर भी लाल लाल निशान पड़ गए हैं। डॉक्टर, आप काम कहाँ करते हैं? मजदूर, यही पास में फैक्ट्री बन रही है, मैं उसी में मजदूर हूँ।
डॉक्टर, आपको धूप और धूल मिट्टी की वजह से एलर्जी हो गई है। आप बाहर धूप में जाते समय चश्मा नहीं लगाते? मज़दूर, मैं एक मज़दूर हूँ डॉक्टर साहब, मैं चश्मा कहाँ से लगाऊँ? डॉक्टर, ये दवाइयाँ खरीद लेना और पूरी माह के मोटे कपड़े और चश्मा पहनकर बाहर निकलना। ये दवाइयाँ खरीद लेना और पूरी बाह के मोटे कपड़े और चश्मा पहनकर बाहर निकलना। मज़दूर, डॉक्टर साहब मैं एक मज़दूर हूँ, बाहर निकलकर काम तो करना ही पड़ेगा और यह सब मैं कहाँ से लाऊंगा? डॉक्टर, देखिए अगर आप यह सब नहीं करेंगे तो आपको स्किन कैंसर हो सकता है। मतलब देखिएगा, यहाँ पर एक मज़दूर अपनी तकलीफ़ के लिए डॉक्टर के पास आया है और डॉक्टर यहाँ पर कह रहा है कि आप कहाँ काम करते हो? मज़दूर कहता है कि जो फैक्ट्री बन रही है उसी में काम करता है। मतलब इस मज़दूर को धूप और मिट्टी से एलर्जी है और इसकी वजह से उनकी त्वचा पर लाल लाल धब्बे पड़ गए हैं। डॉक्टर साहब उन मज़दूर को कहते हैं कि आप चश्मा लगाकर बाहर निकला करो। यह मामूली सा मज़दूर कहता है कि डॉक्टर साहब मैं चश्मा कहाँ से लगाऊँ, मैं तो एक मामूली सा मज़दूर हूँ, हमें खाने के लिए पैसे नहीं होते तो हम चश्मा कहाँ से खरीदें। फिर डॉक्टर कहते हैं कि अच्छा एक काम करो, ये दवाई ले लेना और पूरी बाह के मोटे कपड़े और चश्मा पहन कर बाहर निकलना। तब मज़दूर कहता है कि डॉक्टर साहब मैं एक मामूली सा मज़दूर हूँ, बाहर निकल कर काम तो करना ही पड़ेगा और यह सब मैं कहाँ से लाऊंगा? मोटे कपड़े, लंबे बाह के कपड़े, चश्मा, इतनी मेरी खरीदने की हैसियत नहीं है। डॉक्टर देखिए अगर आप यह सब नहीं करोगे तो आपको स्किन कैंसर हो जाएगा। अगर आप अपनी त्वचा की देखभाल नहीं करोगे तो आपको स्किन कैंसर होने की संभावना है। पर ये मज़दूर जो 2 वक्त की रोटियां मेहनत करके कमाते हैं, तो ये मज़दूर अपनी इस स्किन प्रॉब्लम के लिए ज़्यादा पैसे कहाँ से खरीद सकते हैं? कहाँ से वो दवाइयाँ महंगी महंगी ला सकते हैं? ऐसा नहीं हो सकता है। और इसीलिए यहाँ पर ये जो स्किन कैंसर होता है ये भी हवा की वजह से होता है, धूल मिट्टी की वजह से होता है और ये सब प्रदूषण फैला हुआ है वातावरण में। इसके ज़िम्मेदार भी यहाँ इंसान ही हैं। आदमी दृश्य नवा अब हम देखते हैं यहाँ पर। अरे सब भाग क्यों रहे हैं, क्या हो गया? दूसरा आदमी कहता है ऊपर पहाड़ पर बादल फट गए हैं, नदी में भयंकर बाढ़ आ गई है, पानी सबको बहाता हुआ देखो कैसे प्रलय मचा रहा है। हम जैसे तैसे जान बचाकर भागे और यहाँ तक पहुँचे, तुम आगे मत जाना। अब यहाँ पर दूसरा दृश्य, नौवां दृश्य हम देख रहे हैं कि देखो क्या हो रहा है। अरे भाग क्यों रहे हैं, क्या हो गया है? दूसरा आदमी कहता है कि पहाड़ पर बादल फट गए हैं, नदी में भयंकर बाढ़ आ गई है, पानी सबको बहाता हुआ देखो कैसे प्रलय मचा रहा है। हम जैसे तैसे जान बचाकर भागे और यहाँ तक पहुँचे, तुम आगे मत जाना। महिला कहती है मेरा घर है वहाँ पर, मुझे अपने घर जाना है। आदमी कहता है तीसरा नंबर का, क्यों अपनी जान खतरे में डाल रही हो? खेत खलियान सब डूब चुके हैं, कुछ भी नहीं बचा है वहाँ पर। महिला, पर मेरा बच्चा घर में मेरा इंतज़ार कर रहा है, मुझे उसके पास जाना है। दूसरा आदमी, अरे आगे मत जाओ, अरे कोई रोको इसे। रिपोर्टर, जैसा कि आप देख सकते हैं उत्तराखंड में इस जिले में बादल फटने के आई भयंकर बाढ़ के भीषण तबाही हो गई है। महिला, मेरा बच्चा मेरा इंतज़ार कर रहा है, मुझे उसके पास जाने दो। मेरा बच्चा, मेरा बच्चा, मेरा बच्चा। औरत दहाड़ मार मार कर रो रही है। मतलब देखिएगा कि इस दृश्य में हमें दिखाया जा रहा है कि बाढ़ आ गई है उत्तराखंड में और उस बाढ़ की वजह से सारे खेत खलियान डूब चुके हैं। जो घर है वो घर के घर बह रहे हैं और एक महिला है जो अपने बच्चे के लिए तड़प रही है, जो उस घर में फंसा हुआ है, लेकिन लोगों ने उसको रोक रखा है कि तुम कहाँ जा रहे हो, तुम भी बह जाओगी। लेकिन वो कहती है कि मेरा बच्चा वहाँ पर है, मेरा इंतज़ार कर रहा है मेरा बच्चा।
लेकिन देखिए भयंकर भीषण बाढ़ की वजह से उसके बच्चा भी उस पानी में बह गया है और वो बेचारी मेरा बच्चा मेरा बच्चा मेरा बच्चा करते हुए दहाड़ते मार मार कर रो रही है। लेकिन प्रकृति के आगे हम विवश है। इतनी भयंकर बाढ़ कि जिस बाढ़ में खेत खलियान और सारे घर बह गए हैं। ऐसी स्थिति में हम वहाँ पर कैसे पहुँच सकते हैं। देखिएगा अब हम सूत्रधार देखते हैं। मौसम के बदलने का लाखों लोगों की ज़िंदगी पर प्रभाव पड़ता है। मौसम का बदलता चक्र, कभी सर्दी, कभी गर्मी, कभी बरसात, कभी अकाल, कभी बाढ़, कभी सूखा, पिघलते हुए ग्लेशियर, बढ़ती हुई ग्लोबल वार्मिंग, इन सब का असर पड़ता है हम सबकी ज़िंदगी पर। पॉल्यूशन बढ़ रहा है। जल, जमीन और जंगल लगातार दूषित होते जा रहे हैं। खेती की ज़मीन खत्म हो रही है। सब्जियों में केमिकल्स आ रहा है। लोग बीमार पड़ रहे हैं, जिसके ज़िम्मेदार हम ही तो हैं। हम पर्यावरण को बर्बाद कर रहे हैं। नतीजा, मौसम अपना असर दिखा रहा है। जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, केरल और समुद्र किनारे के इलाकों में हर जगह मौसम अपना असर दिखा रहा है। अमीर आदमी, ताकतवर आदमी प्रकृति के संसाधनों का दोहन कर पर्यावरण को खतरा पहुंचा रहा है। मरता कौन है? किसान, गरीब, आदिवासी, साधन विहीन आदमी जिसके पास पैसा नहीं है। कभी भूखे से मरता है, कभी बाढ़ से मर जाता है, तो कभी कर्ज में डूबकर मर जाता है। प्रकृति के समीकरण बिगड़ने से पर्यावरण बर्बाद हो रहा है। कारखानों से निकलने वाला केमिकल नदियों का पानी दूषित कर रहा है। जंगल खत्म हो रहे हैं। कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा लगातार बढ़ रही है। ओजोन पर भी असर पड़ रहा है। शहरों में वाहनों की बेइंतहा तादाद भी बढ़ रही है। नतीजा, जहरीली गैस हमारी सेहत को बर्बाद कर रही है। तो इस तरह से यहाँ पर ये पाठ खत्म होता है। यहाँ पर 9 दृश्य के ज़रिए पर्यावरण में फैलने वाले प्रदूषण के ऊपर बहुत ही सुंदर तरीके से ये नुक्कड़ नाटक प्रस्तुत किया गया है। तो आप इन नाटकों को अच्छे से पढ़िएगा, इन दृश्यों को अच्छे से पढ़िएगा। आपको रियली समझ में आएगा कि हकीकत बात है, पर्यावरण में इस तरह की प्रदूषण फैलाने वाले लोग यहाँ पर हमारे ही लोग मौजूद हैं और उन्हीं की वजह से ये सारी समस्याएं हो रही है। लेकिन उसकी जो भी भुगतान है वो किसान, गरीब, आदिवासी, साधनहीन आदमी को भुगतना पड़ रहा है। और इसी वजह से हमारा भी कर्तव्य बनता है कि हम इस प्रदूषण की रोक करें। हमें पानी का प्रदूषण होने से बचाना है, हवा में होने वाले प्रदूषण को बचाना है, ज़मीन का प्रदूषण बचाना है, ध्वनि का प्रदूषण बचाना है। जितने भी सारे प्रदूषण हैं उन प्रदूषणों को हमें रोकना है। हमें अपने ओर से कोशिश करनी है कि हम इस तरह का प्रदूषण न करें और पर्यावरण को हम धोखा न पहुंचाएं, क्योंकि पर्यावरण हमारे लिए है तो हमें भी तो पर्यावरण के लिए कुछ करना चाहिए। हमारा उत्तरदायित्व है, हमारी जिम्मेदारी है कि हम पर्यावरण को शुद्ध और साफ सुथरा रखें, ताकि हमारे साथ मौसम, प्रकृति इस तरह का यहाँ पर अत्याचार न होने दें। हम मौसम बिगड़ न जाए। हमें बाढ़ से, तूफानों से, असमय गिरने वाली बारिश से हम अपने को बचा सकते हैं। तो हमें यहाँ पर एकजुट होकर पर्यावरण की सुरक्षा के लिए हमें प्रयत्न करना चाहिए। धन्यवाद। अब हम यहाँ पर रुकते हैं।